एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव पाठशाला। तो हम अपना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करूंगा, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स क्लास 11। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो नहीं रहेंगे इस बार हमारे, जिनमें मैं हर एक को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ूंगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पार्ट ज़्यादा हो जाएँ, तो वरी करने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि हमारा होल सिलेबस भी ज़्यादा वास्ट हो जाए बिकॉज ऑफ द मोर वीडियोस, तो ज़्यादा वरी होने की बात नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हम जब भी यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट की बात होती क्यों है? जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। अब क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें एक बेसिक फॉर्म और बेसिक क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जैसे मैं बाज़ार में गया और मैं आलू लेना है मुझे, तो मैं जब भी आलू लेने जाऊंगा तो वहाँ पे मैं उसको बोलूँगा कि मुझे 1 किलो आलू चाहिए, 2 किलो आलू चाहिए, 1 किलोग्राम आलू चाहिए, 2 किलोग्राम आलू चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस ग्राम को या किलोग्राम को बोलने से हमें उसको पता लग पाता है कि हाँ इसमें इतने आलू चढ़ेंगे। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। उन स्टैंडर्ड्स को हम यूनिट एंड मेजरमेंट में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम यूनिट का डेराइवेशन और टाइप्स करते हैं तो हमारे 2 टाइप्स मिलते हैं। जब जो कि सबसे पहला पार्ट है हमारा मेन और बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी, देन वी आर स्टडी अबाउट द derived unit. Derived units are the part of a unit which derived from the basic units or fundamental unit. ओके, तो यूनिट्स के यहाँ पे मैं 2 टाइप्स करने वाला हूँ, जो कि सबसे पहले है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकंड इज derived units. फंडामेंटल यूनिट की हम बात करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि हमारे साइंटिस्ट के द्वारा या फिर और जो मेन लोग थे जो उनके द्वारा क्या की गई, ये चीज़ों को फिक्स किया गया। जैसे कि हमारा एक ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है, जो पूरी संस्था है इसकी, जो इसको क्या करती है, ऑपरेट करती है। तो अभी हाल ही में 2018 में इसका न्यू वर्जन आया था, मतलब कि जिसमें जो भी कमियां थी, जो अपडेशन होना था, अपडेटेड होना था, वो अपडेट किया गया था फ्रॉम 1970 के बाद में अब 2018 में जाके इसमें अपडेट हुआ था। ठीक है, एक सेमिनार के अंदर। तो ये जो ब्यूरो है ये क्या करता है कि सारी कंट्रीज में बहुत सारे पहले के टाइम पे 1971 से जब इसका गठन हुआ था, उससे पहले लोग क्या करते थे, अपनी अपनी मेजरमेंट यूनिट्स को यूज करते थे। जैसे कि आप ब्रिटिश या लंदन में जाओगे तो वहाँ पे जो आपका FPS सिस्टम होता था, क्या होता था, FPS सिस्टम, इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। ये फुट हो गया एंड पाउंड एंड सेकंड, मतलब यूनिट्स जो होती थी वो बेसिकली फुट, पाउंड और सेकंड। टाइम को सेकंड में मेजर करते थे वो लोग, और वेट को पाउंड में करते थे, और लेंथ को फुट में। फंडामेंटल यूनिट्स। तो अगर मैं एनसीईआरटी सिलेबस की बात करूं तो फंडामेंटल यूनिट्स को वहां पे 7+2 मींस 7+2 9 फंडामेंटल यूनिट्स बताई गई हैं। अब ये 9 फंडामेंटल यूनिट्स को मैंने 7+2 में क्यों लिखा? क्योंकि जो 7 यूनिट्स हैं वो हमारी फंडामेंटल और बेस यूनिट फिक्स्ड बोली जाती हैं, लेकिन इन 2 यूनिट्स की भी हमें जरूरत पड़ती है, और ये भी एक फंडामेंटल यूनिट्स में ही काउंट करी जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है, तो मेरा जवाब तो 9 रहेगा, और मैं चाहूंगा कि आप भी यही जवाब दें, क्योंकि जब मैं इनको बताऊंगा, अंदर डीपली बताऊंगा, तो आपको लगेगा रियली कि हाँ, हमें इन 2 यूनिट की भी क्यों जरूरत है। ओके, तो 1 बाय 1 मैं सारी की सारी यूनिट्स को डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले मैं इन 2 यूनिट्स की बात करूंगा कि क्या ये 2 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहला है आपका रेडियन एंड सेकेंड वन इज स्टेरेडियन। अब ये दोनों क्या होते हैं? तो रेडियन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। मतलब जब भी हम कोई एक 2 लाइन ड्रॉ करें तो उन 2 लाइन के बीच में कोई एक एंगल बनेगा। जैसे कि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, इसको मैंने बोल दिया थीटा, एंड इसके द्वारा यहाँ पे एक क्या बनता है, आर्क। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये 7th 8th क्लास में या 9th क्लास में। और ये जो है मेरा क्या रहेगा,
रेडियस। तो इस रेडियस मतलब सेम डिस्टेंस को जब मैं थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, थोड़ा सा मूव करूंगा विथ सम एंगल थीटा, तो ये हमारा क्या क्रिएट करेगा, आर्क। और इस आर्क की क्या रहेगी, कुछ ना कुछ लेंथ रहेगी। अब जो रेडियस होती है वो भी किस में मेजर करी जाती है, हमारी लेंथ ही होती है। एक तरह से होती क्या है, लेंथ, जो कि मीटर में या सेंटीमीटर जो भी हो उसमें मेजर करी जाती है। तो जो मैं ये थीटा निकालूंगा वो थीटा मेरा जो होता है वो होता है आर्क अपॉन लेंथ, सॉरी आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये जो थीटा जो होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, रेडियन। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये बेसिकली फंडामेंटल यूनिट में ही काउंट होता है कि जो थीटा की यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। थीटा की यूनिट आपने एक और पढ़ी होगी, डिग्री, तो वो भी यूनिट है, लेकिन वो डेराइव्ड कहाँ से हुई है, हमेशा रेडियन से हुई है। तो मैं यहाँ पे एक छोटे में लिख देता हूँ कि जो रेडियन होता है, अगर उसको आपको थीटा में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे कि अगर 1 रेडियन को आपको थीटा में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल उसमें 180/पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपका इस किस में बदल जाएगा, डिग्री में। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर जो 1 डिग्री होता है वो किसके बराबर हो जाता है, आपका 1π/180 रेडियन के बराबर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आया कि हमारा जो रेडियन है वो कहाँ से आता है। तो रेडियन जो है वो एक आर्क जो किसी एक रेडियस के द्वारा बनाया जाता है, कितना एंगल चला वो, उस पर्टिकुलर लेंथ को हम लोग आर्क बोल देते हैं। और जो हम आर्क से और रेडियस से निकालते हैं उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, थीटा। सो बेसिकली थीटा इज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। आर्क की जो यूनिट होती है वो भी आपकी क्या है, लेंथ है, सॉरी मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, इसकी भी क्या आएगी, मीटर सेंटीमीटर। तो ये मीटर से मीटर कटेगा, ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। ओके ओके, तो समझ में आया होगा रेडियन। तो ये जो है क्या है, वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। क्यों है डायमेंशन लेस, बताया मैंने, क्योंकि ये जो आर्क है वो भी लेंथ है, तो हमारा मीटर सेंटीमीटर जिसमें आप मेजर करेंगे, और जो रेडियस है वो भी आपकी मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी होगी। तो जब ये मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये इसकी कोई डायमेंशन नहीं बचती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ स्टेरेडियन की। तो रेडियन में तो बच्चा नहीं फंसता है, क्योंकि ये 7th या 8th 9th क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं कि आर्क से हम थीटा कैसे निकालें, या फिर आर्क की लेंथ कैसे निकालेगा, थीटा और रेडियस दिया गया है। लेकिन स्टेरेडियन में फंसता है, तो स्टेरेडियन को मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का ट्राई करूंगा, कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो स्टेरेडियन जो है वो एक 3 डायमेंशनल सिस्टम में बनता है। मतलब कि जैसे कोई एक स्फीयर है आपके पास, गोला है, उस स्फीयर में मैंने क्या किया, एक पीस, जैसे कि तरबूज हो गया, मैंने चाकू से काटा, उस तरबूज के पीस को मैंने निकाला बिल्कुल सेंटर से। तो जो वो तरबूज का पीस मैं जो निकाल रहा हूँ वो देखने में कैसा लगेगा, मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा बनाने का। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। क्या होता है, सॉलिड एंगल। अब इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो जो रेडियन के द्वारा यहाँ पे जो एंगल बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। समझना ध्यान से, तो ये होता है सॉलिड एंगल और ये होता है प्लेन एंगल। तो हमको ये जो सॉलिड एंगल निकालने का जो फॉर्मूला, अगर मैं इसको डी ओम बोल देता हूं, तो ये जो डी ओम होता है वो क्या हो जाता है आपका, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ स्फीयर, जिसमें स्फीयर से निकाला है वो, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन अब मैं यहाँ पे फील फैक्टर की बात करूंगा कि मतलब हम लोग कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, प्लेन एंगल से सॉलिड एंगल को कैसे रिलेट कर सकते हैं, और रेडियन और स्टेरेडियन आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि अगर मैं ये रिलेशन बताऊंगा तो आपको मेमोरी में रहेगा कि किसको रिमेंबर कैसे रखना है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो जो ये थीटा है एंड डी ओम है, मतलब अगर मैं इसको डी थीटा मान लूँ, स्मॉल एंगल मान लूँ, तो ये डी थीटा मतलब प्लेन एंगल जो है, और ये सॉलिड एंगल जो है, ये दोनों कैसे होते हैं, डायमेंशन
लेस होती हैं। मतलब डायमेंशन लेस कैसे? अगर मैं यहाँ पे आर्क की यूनिट रखूँ, मतलब रेडियस की यूनिट रखूँ, तो आर्क लेंथ होता है तो मीटर सेंटीमीटर किसमें भी लेंगे आप, एंड रेडियस की वैल्यू रखूँ तो ये भी मीटर सेंटीमीटर में लेंगे, और मीटर से मीटर जब कट जाएगा आपका तो ये डायमेंशन लेस हो गया। सेम टू सेम अगर आप यहाँ पे भी देखें, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ अ पार्ट ऑफ दैट स्पेयर, मतलब स्पेयर के उस केवल पार्ट का एरिया, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था तरबूज के पीस को, तो जब हम ऊपर से जो तरबूज का छिक्कल देखेंगे उस पार्ट का सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लूंगा, एरिया। तो सपोज जो मेरे पास एरिया आया है उस पार्ट का कुछ भी मान लेता हूँ मैं, 4πr² मान लेता हूँ, क्योंकि ये स्फेयर का क्या है, एरिया है, अपॉन में मैं क्या ले रहा हूँ, रेडियस और उसका स्क्वायर। तो ये मेरा क्या है, रेडियस, तो मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं k का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ k का मल्टीप्लाई? क्योंकि जस्ट ये जो है वो एक पार्ट है फुल स्पेयर का, स्पेयर नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो ये लिया है वो क्या है, मेरा स्पेयर का एरिया है। एंड एरिया में मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया है, k का, तो वो क्या आ रहा है, एक पार्ट आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, स्पेयर का। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ यहाँ पे, तो अगर मैं इस रेडियस को क्या कर दूँ, कैंसिल, तो ये जो मेरा है वो भी कांस्टेंट, 4 जो है मेरा वो भी कांस्टेंट, और जो पाई होता है वो भी कांस्टेंट 3.14। अब जब ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे मेरा कोई डायमेंशन बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। तो ये जो होती है वो भी मेरी क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो 2 लिखा था वो अलग से लिखा था। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों जो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी हैं। तो यहाँ पे हम इन फंडामेंटल में मैंने 7+2 यही लिखने का रीजन था। अब समझ में आया होगा आपको, और यहाँ पे आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लेंथ मतलब आर्क अपॉन रेडियस किया था, सेम टू सेम आपको क्या करना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द स्फीयर अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर करना है, जिससे कि रेडियस से रेडियस हमारा कैंसिल हो जाए, दोनों की दोनों क्वांटिटी कैसी बन जाए, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाए। अब मैंने इन दोनों को पहले क्यों पढ़ाया है, उन 7 यूनिट्स से पहले क्यों पढ़ाया है, इसका भी रीजन मैं आपको जाके दूंगा, जिससे कि आप ये पूरे की पूरी चीज कैसे कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, ठीक है, और मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो मैं 7 यूनिट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो मैंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिखी थी, अब मैं उनकी बात करूंगा। तो जब आप एनसीईआरटी किताब को देखेंगे तो एनसीईआरटी में एसआई यूनिट जो स्टार्ट करी गई है वो इन 7 यूनिट से, इन 7 यूनिट में आपका लेंथ से स्टार्ट किया गया है। लेकिन मैं जो है वो सबसे पहले उठाने वाला हूँ सेकंड को, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि मैं सेकंड को क्यों उठा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आपका टाइम की यूनिट का, और टाइम का जो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या है, सेकंड। आप किसी भी सिस्टम की बात करना तो टाइम को सेकंड में ही मेजर किया गया है। आप चाहे सीजीएस सिस्टम की बात करना, चाहे एमकेएस सिस्टम की बात करना, चाहे एफपीएस सिस्टम की बात करना, उस सब में तुम देखना सेकंड जरूर आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एमकेएस लिखता हूँ, सेकंड आ गया, सीजीएस लिखूंगा सेकंड आ गया, या एफपीएस लिखूंगा तो सेकंड आ गया। तीनों में सेकंड 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 जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो सेकंड जो है वो टाइम की क्या हो गई, एसआई और सॉरी फंडामेंटल यूनिट हो गया। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं कि टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड में कैसे आया, ओके। तो सबसे पहले मैं यहां लिखने वाला हूं एक एलिमेंट जो कि है कैल्शियम। कैल्शियम, इस एलिमेंट को आप अपने पीरियोडिक टेबल में कभी देखना। तो जो कैल्शियम है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको साइंटिस्ट ने क्या किया, मेजर किया, और उसमें हमारी बम्बार्डमेंट कराई फोटॉन्स की। तो जब हमारा उसमें एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड कराया गया, सॉरी बम्बार्डमेंट नहीं, एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड कराया गया, तो उस एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कहाँ गए, अब कंडक्शन बैंड में। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कंडक्शन और बैलेंस बैंड होती है। तो जब भी हम एक्सटर्नल पावर को, एक्सटर्नल एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो ग्राउंड लेवल से कंडक्शन लेवल में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हमारे जंप करते हैं। तो उस टाइम पे हमारी क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जब मैं इसका उल्टा करता हूं, मतलब जब हाई लेवल एनर्जी से कोई नीचे लोअर एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी वजह से वहां पे क्या होते हैं, फोटॉन्स का रिलीज होता है, मतलब एमिशन ऑफ फोटॉन्स होता है, ठीक है। तो ये जो फोटॉन्स एमिट होते हैं वो विद सम फ्रिक्वेंसी होते हैं, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या, साइंटिस्ट ने क्या किया, मेजर किया। तो जो फ्रिक्वेंसी आई है वो आपकी वो आई है
वो जो फ्रिक्वेंसी है वो है 919261 ओके। ये होती है हमारे कैल्शियम की फ्रिक्वेंसी 9192631770। ये होती है आपकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है वो है आपकी कैल्शियम की फ्रिक्वेंसी ऑफ कैल्शियम। ये तो हमारे साइंटिस्ट के द्वारा मेजर किया गया और इस फ्रिक्वेंसी को उन्होंने क्या किया, अब जैसे ये फ्रिक्वेंसी है तो इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज होगी। अब उन्होंने क्या किया, इसका इनवर्स किया, तो जो निकला वो हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड। और जो जो यहाँ पे वैल्यू आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। तो इस वैल्यू को उन लोगों ने बताया है कि ये जो वैल्यू है वो हमारी किसकी है, 1 सेकेंड के बराबर। मतलब जब भी हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की रिलीज करवाते हैं तो जो कैल्शियम एटम है उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है उसकी वजह से वहां पे क्या होती है, एमिशन ऑफ फोटोन। उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी कितनी वैल्यू बराबर है, 9192631770। अब मैंने इतना प्रिसाइजली क्यों लिखा है इस फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम प्रिसीजन तक की बात कर रहे हैं कि हमारे सब में कोई गलती की बहुत ही लेस मिस्टेक होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिसीजन वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी को जब हम उल्टा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टाइम पीरियड। उस टाइम की वैल्यू को उन्होंने क्या बोला, 1 सेकेंड। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ऐसे करके मैं हर एक यूनिट को बताने वाला हूं कि कैसे कैसे उन लोगों ने इन चीजों को डेराइव किया होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा टाइम की यूनिट के बारे में कि कैसे करके हमारा 1 सेकेंड बना। अब हम सेकेंड यूनिट की बात करने वाले हैं, लेंथ, ठीक है। और लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं एम में। एम मतलब मीटर, इन लोगों ने नाम दिया इसका मीटर। तो अब ये मीटर कैसे डिफाइन किया गया, मीटर जो डिफाइन किया गया है वो हमारा आता है स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं प्रिसीजन वैल्यू को लिखूंगा तो जो होती है वो क्या होती है, 29979 इंटू 10 की पावर 8, 2.99 इंटू 7 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं ज़्यादा प्रिसाइजली नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन और भी इसमें टर्म आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जब भी हमारी लाइट जो है वो ट्रेवल करती है इन अ वैक्यूम, तो एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस को कवर कर रही है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीटर। मतलब 1 सेकंड में जो मेरी लाइट है वो ट्रेवल करती है, कितना, 2.9979 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीटर। इसको हम लोग डिफाइन कर दिया, जो 1 मीटर होता है वो इसी वैल्यू के बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या वैल्यू बता रही है कि एक सेकंड में हमारा कितना लाइट ट्रेवल किया। तो वो जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 मीटर या 1 मीटर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। अगर हमें ये 1 सेकंड ही ना पता होता कि ये कहाँ से डेराइव हुआ है, तो क्या हम लेंथ की यूनिट को पता कर पाते, नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने सेकंड को क्या लिया है, पहले लिया है, क्योंकि मुझे अगर सेकंड के बारे में पता है कि ये कैल्शियम के एटम से आता है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, मैं लेंथ जो निकाल रहा हूँ वो 1 सेकंड मतलब कितना, इस एटम के या फिर इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिलीज की गई फ्रीक्वेंसी का इनवर्स, वही वैल्यू है मेरी 1 सेकंड। उस 1 सेकंड को मैं यहाँ रखूंगा और जो वैल्यू आएगी वही मेरा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप जो देख सकते हैं, तो ऐसा जो एनसीईआरटी किताब है उसमें लेंथ को पहले लिया गया है, ठीक है। तो मैं लेकिन पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो मैं टाइम से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं टाइम समझाऊंगा आप लोगों को तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, मतलब यहाँ से मैंने सेकंड को डेराइव किया, सेकंड को समझाया, देन आई जंप टू द लेंथ, तो मैंने लेंथ को समझाया। मेरे ख्याल से लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं थर्ड पे आता हूँ। जो थर्ड है आपका वो है किलोग्राम। अब किलोग्राम हम लोग किस में मेजर करते हैं, वेट। तो वेट जो होता है वो किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। अब किलोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है, तो आपने किलोग्राम का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा आता है एच, इसे हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है।
तो प्लैंक कांस्टेंट आप आगे फिजिक्स में जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उसमें आप प्लैंक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है आपका E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये क्या होता है, ये होती है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। मतलब ये कि जब मैं H मतलब प्लैंक कांस्टेंट को C अपॉन लैम्डा, और C अपॉन लैम्डा का मतलब क्या होता है, H इज इक्वल टू न्यू, क्योंकि न्यू जो है और इनटू लैम्डा जब मैं करता हूँ तो वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो जब मैं यहाँ पे से न्यू की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, C अपॉन लैम्डा। तो इस C अपॉन लैम्डा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, न्यू रख सकता हूँ। तो जो मेरी एनर्जी आ जाती है वो किस फॉर्म में आ जाती है, E इज इक्वल टू एच अपॉन न्यू। और ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो कि डिराइव किया गया था आइंस्टीन एंड प्लैंक के द्वारा। इसे हम लोग आइंस्टीन एंड प्लैंक इक्वेशन भी बोलते हैं। उन लोगों ने क्या डिराइव किया कि जो एनर्जी होती है किसी भी एटम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी ऑफ एनी एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एटम। ओके, तो वो किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, प्लैंक कांस्टेंट H। अब मैं यहाँ पे ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको रिलेट कराना चाह रहा था कि ये प्लैंक कांस्टेंट की आया कहाँ से, कॉन्सेप्ट क्या था इनका। तो ये कांस्टेंट यहाँ से आता है, एनर्जी से आता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। तो जब मैं यहाँ से H निकालूंगा तो जो H आएगा वो क्या आएगा आपका, E अपॉन न्यू आएगा। ठीक है, तो मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ फिर मैं यहीं से ओके। तो मैंने क्या निकाला था, E इज इक्वल टू एच अपॉन E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो हो ही गया था जिसमें हमने H को C अपॉन लैम्डा को न्यू से रिप्लेस कर दिया था। अब मैं यहाँ पे H का वैल्यू निकाल रहा था जो कि कितना आया था, E अपॉन न्यू। एनर्जी की यूनिट हमें पता है क्या होती है, जूल। ठीक है, और जो न्यू है मतलब क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। अब हर्ट्ज का हमें पता है इनवर्स जब भी करते हैं तो क्या आता है, सेकंड। ठीक है, जो कि हमने उससे पहले वाले में देखा भी था कि 1 अपॉन जो हर्ट्ज होता है वो किसके बराबर होता है, सेकंड के बराबर। तो जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या आ जाती है, जूल सेकंड। लेकिन हमें इस जूल और सेकंड को भी हम डेराइव करने वाले हैं। कैसे, हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2 mv²। मैं इससे डेराइव कर लेता हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो मास इसमें आ गया, मास के लिए किलोग्राम लगा दो। ठीक, वेलोसिटी है, वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड, तो यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। तो इसको जब मैं खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये इस एनर्जी की वैल्यू को, जूल को, यही मेरा जूल के बराबर होता है, इस जूल को मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये जो मेरा आएगा वो आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड अपॉन में सेकंड स्क्वायर है और यहाँ सेकंड से मल्टीप्लाई हो गया। तो एक सेकंड से एक सेकंड क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आई बात। तो जब ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया, वो किसका वैल्यू था, प्लैंक कांस्टेंट का। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया। अब ये जो H था, ओके, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ H, जो इसका यूनिट जो आया था वो आया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो H जो प्लैंक्स थे उन्होंने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। जो कि H जो था इसका वैल्यू था आपका 6.627 इंटू 10 की पावर -34, और इसका यूनिट जो है वो क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अब ध्यान से देखना, मैं इस वैल्यू से कैसे 1 किलोग्राम की वैल्यू को निकालता हूं। तो जब मैं यहाँ पे S की जो वैल्यू है वो सेकंड में मेजर करूंगा, ठीक है, 1 सेकंड, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले डराइव किया था, जो कि कहाँ से आया था, आपका कैल्शियम एटम से आया था। ठीक है, देन मैंने अब मीटर की वैल्यू भी मुझे पता चल चुकी है, 1 मीटर। और ये 1 मीटर कहाँ से आता है, आपका स्पीड ऑफ लाइट से आता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब मैं स्पीड ऑफ लाइट और कैल्शियम एटम की यहाँ पे वैल्यू को रखता हूँ तो जो मेरा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है वो मेरे किसके बराबर आ जाती है, 1 किलोग्राम के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं
1 किलोग्राम। आई बात समझ में? तो ये 1 किलोग्राम कहाँ से आया? ठीक है, तो मैंने मीटर को रखा स्पीड ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट से, सेकंड को रखा मैंने कैल्शियम एटम के कॉन्सेप्ट से, और वहां से मैंने क्या निकाला, इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू किलोग्राम में। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने स्टैंडर्ड करके 1 किलोग्राम के फॉर्म में बनाया हुआ है। तो आई होप ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी आपको। मैंने हर एक चीज को मैंने अच्छे से डेराइव किया है कि कैसे भी करके आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ वैल्यू कैसे आई। ठीक है, तो मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन हल्का सा करा देता हूँ कि सबसे पहले हमने किसकी बात करी, सेकंड की। तो जो सेकंड है वो एक कैल्शियम एटम से आता है। कैल्शियम एटम में जब भी हमारा कंडक्शन बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आता है या वैकेंट स्टेट में आता है, तो वो क्या करता है, फोटोन को रिलीज करता है। मतलब उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। उस फ्रिक्वेंसी को मैंने लिखा था। उस फ्रिक्वेंसी को जब हम इन्वर्स करते हैं तो वो जो वैल्यू आती है वो हमारी किसके बराबर होती है, 1 सेकंड के बराबर। तो हमारे साइंटिस्ट ने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि 1 सेकंड की वैल्यू किसके बराबर है। देन हम बात करते हैं अपने लेंथ की। तो लेंथ जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, लेंथ का कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट से। जब भी हम लाइट को ट्रेवल कराते हैं ना वैक्यूम ट्यूब, तो जो 1 सेकंड, वही कैल्शियम एटम वाला 1 सेकंड के अंदर में कितना ट्रेवल वो करता है डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीटर। अब हमारा उस बात आता है किलोग्राम का। तो किलोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा आता है आइंस्टीन एंड बोल्ट्जमैन इक्वेशन से, जो कि E = hc/λ है, जिसे हम h न्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू है हम वही कैल्शियम वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पे जो मेरा यूनिट निकालता हूँ मैं, तो ये निकल के आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जिसमें मैं सेकंड का वैल्यू कैल्शियम से लिया, मीटर का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट से लिया, तो हमारा बचता क्या है, किलोग्राम। आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे। तो ये जो किलोग्राम था वही तो मेरा जाके क्या बन गया, इसकी वैल्यू के बराबर, और इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो आई होप की कॉन्सेप्ट तीनों की समझ में आए होंगी। सिमिलरली अब मैं नेक्स्ट 4 को डेराइव करता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ। तो आप इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है या थ्योरी बनानी है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं 4th, जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ए मतलब कि एम्पियर में। ठीक है, तो हम एम्पियर के बारे में पढ़ेंगे कि 1 एम्पियर हमारा किसके बराबर होता है। तो हमें पता है कि जो करंट है वो कहाँ से डिराइव होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब Q/T। और ये जो Q है वो है क्या, बेसिकली चार्ज है। और चार्ज की जो वैल्यू होती है हमारी वो क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो जब हमारा 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में कोई भी चार्ज जो रिलीज होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, और ये जो 1 सेकंड है इसका कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से आता है, कैल्शियम एटम से। इसीलिए मैं सबसे पहले किसको पढ़ाया, टाइम को पढ़ाया, क्योंकि यह तुम देख पा रहे होगे कि सारी जगह पे जो है वो टाइम ही है मेन। क्योंकि कैल्शियम जो डराइव किया गया उसके बाद में तो ये सारी चीजें डराइव करी गई होंगी, क्योंकि हर जगह पे टाइम मिल रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि तो 1 सेकंड में जितना हमारा चार्ज 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रिसीव हो जाता है उसी हम फ्लो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। ओके, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम फॉर 1 सेकेंड। ये कहाँ से आता है, कैल्शियम एटम के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, कि आई होप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ में आया होगा। तो जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये एक मतलब शॉर्ट तरीका भी है, क्योंकि मैं फास्ट काफ़ी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये ज़्यादा तेज लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं थोड़ा अपना स्पीड को उस हिसाब से मैनेज कर लूँगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट के बाद में वो आपका आता है मोल। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में हमारे कितने नंबर ऑफ एटम हैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, ठीक है, या फिर किसी एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम है, तो इस एंटाइटी को मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। ठीक है, अब ये मोल कहाँ से डराइव किया गया, इसका क्या फिक्स वैल्यू है उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये जो मोल है वो आपका आता है एवोगैड्रो नंबर से, एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो एवोगैड्रो नंबर। अब ये नंबर क्या है, इसे साइंटिस्ट ने फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो काउंट होता है, वो काउंट जो होता है आपका NA जैसे हम बोलते हैं,
वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ एंटाइटी और इतने नंबर ऑफ उसमें आयन इलेक्ट्रॉन किसी की बात कर सकते हैं, या फिर किसी एक न्यू स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात, ग्रुप क्वांटिटीज की बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फॉर 1 मोल जो क्वांटिटीज होंगी वो कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। एनी एंटाइटी, कोई भी एंटाइटी हो सकती है इसमें, मतलब इसमें आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इसमें आपका कम वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं ये। ठीक है, एनी अदर, इसमें आयंस भी हो सकते हैं। ठीक, और एनी अदर क्वांटिटी। तो एक मोल के अंदर में आपके कितने इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने मॉलिक्यूल और इतने आयन एग्जिट करते हैं किसी भी एटम के अंदर में, तो जिससे हम क्या बता सकते हैं, उसका काउंट बता सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। तो इसे मेजर करने के लिए भी हमें एक यूनिट की जरूरत थी, तो उसे साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, 1 मोल, जो कि एक 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो है हमारी केल्विन, और केल्विन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, के। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जब भी हमें, जैसे साइंटिस्ट को जरूरत पड़ा कि हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी एसआई यूनिट को डिफाइन करें, तो हमारे पास 3 यूनिट्स जो थी वो अवेलेबल थी। एक था डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और ये डिग्री केल्विन। तो जिसमें से हमने एसआई यूनिट को जो बनाई है वो मैं किसको बनाया है, केल्विन को। तो ये केल्विन कहाँ से आया उसका मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि थर्मल वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, KT अपॉन Q, जिसमें VT जो हमारा थर्मल वोल्टेज हो गया, और जो K है वो हमारा होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये जैसे कि हम लोग वहां पे प्लैंक कांस्टेंट से हम लोगों ने किलोग्राम की यूनिट को तैयार किया था, सेम टू सेम वैसे ही हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से हम केल्विन को तैयार करते हैं। कैसे, तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है, देखो मैंने यहाँ पे इतनी सारी बड़ी सी पूरी प्रिसाइजली लिखी हुई है, क्या है, 1.380649 इंटू 10⁻⁻23। और इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट फॉर्म में इतना याद कर सकते हैं, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर केल्विन। अभी आता कहाँ से है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब मैं यहाँ से KT की वैल्यू निकालूंगा तो ये Q का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, VT में, तो ये क्या हो जाएगा, QVT। ठीक है, अब जब ये Q जो है QVT, ये मेरा क्या हो जाता है, एनर्जी। और एनर्जी किस में होती है, जूल में, और जूल की इससे पहले हम लोगों ने लिखा ही था, डेराइव करके लिखा था, तो क्या आया था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो KT है वो देखो क्या आ गया, KT का वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान से देखना, मुझे क्या चाहिए, T मतलब टेम्परेचर। तो जब मैं इस टेम्परेचर को और K को उधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, kg m स्क्वायर पर s स्क्वायर अपॉन में, सॉरी यहाँ पे मैं K का वैल्यू निकालता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, T, और T मेरा किस में है, केल्विन में। तो ये मेरा केल्विन जो है वो कहाँ चला जाएगा, इसके साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये K के इससे कंफ्यूज मत होता है, ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये वाला जो K है वो मेरा क्या है, केल्विन। ठीक है, तो इसकी क्या कर देते हैं हम लोग, जब हमारा किलोग्राम है तो किलोग्राम को हम लोग फिक्स कर देंगे, और ये किलोग्राम हमारा कहाँ से आएगा, हमारा प्लैंक कांस्टेंट से, H से आएगा। M जो है वो हमारा कहाँ से आएगा, M वो हमारा कहाँ से आएगा, जो मीटर है, तो ये मीटर मेरा कहाँ से आएगा, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, और जो सेकंड है वो हमारा कहाँ से आ जाएगा, कैल्शियम एटम से। तो जब मैं इसको डिफाइन कर देते हैं तो जो हमारा K का वैल्यू, सॉरी 1 केल्विन का जो वैल्यू होता है वो किस फॉर्म में हमें पता चल जाता है, एक फिक्स्ड वैल्यू बराबर हो जाता है, जो कि क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर 1.3804 इंटू 10⁻⁻23। तो समझ में आया होगा ये केल्विन हमारा जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट में कैसे निकाला गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। तो मैं अभी, आप इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, और लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, और मैं मूव ऑन करता हूँ आगे। ओके, तो हम लोग लास्ट यूनिट की बात करते हैं, जो कि है आपकी ल्यूमिनस
इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में, जो कि क्या है CD। तो हम लोग फील फैक्टर की बात करते हैं। तो फील फैक्टर इसमें क्या है, अब जैसे मैं यहाँ पे डेफिनेशन तो बता ही सकता हूँ, लेकिन जब मैं फील फैक्टर की बात करूँगा तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी में हम लोग फ्रिक्वेंसी लेते हैं किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट की। फ्रिक्वेंसी लेते हैं किसके, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट होती है जिसका हमारा फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ऐसी जब हम लाइट लेते हैं और उसका क्या करते हैं, एक रेडिएशन बनाते हैं। रेडिएशन को हम किसी चीज़ पे इंसिडेंट कराएंगे तो वो जो रेडिएशन होगी, वो रेडिएशन उससे निकल रहा है तो वो क्या है, इंटेंसिटी के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस इंटेंसिटी के फॉर्म की वजह से हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट की क्या कर देते हैं, एक फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर दिया और उस फ्रिक्वेंसी को क्या लिया, हमारा 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। उन्होंने ये फिक्स कर दिया उस मोनोक्रोमेटिक लाइट का। अब जब ये उन्होंने फिक्स कर दिया और उसको देखा तो उनको देखने से क्या मिला, उन्हें मिला इंटेंसिटी। और वो जो इंटेंसिटी थी वो एक फिक्स्ड वैल्यू के बराबर थी, और वो हमारी फिक्स्ड वैल्यू क्या थी, 683 ल्यूमिनियस पर वॉट। ये हमारा क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, और ये हमारा क्या होता है, 1 कैंडेला के बराबर। समझ में आया। अब ये 1 कैंडेला के बराबर अभी नहीं है। अभी कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा वॉट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 683 एंड जो ल्यूमिनियस है, इस ल्यूमिनस को जो हम लोग डेराइव करते हैं वो हम किसके फॉर्म में करते हैं, आपका कैंडेला एंड स्टेरेडियन। अब देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ जो आ रहा है पार्ट वो क्या है, स्टेरेडियन है। अभी स्टेरेडियन क्यों मैं पढ़ाया था, इसी वजह से पढ़ाया था क्योंकि इसका यूज यहाँ होना था। इसको मैं पहले ही पढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेरेडियन में मैंने बताया था वो क्या था, सॉलिड एंगल। तो कभी भी हम किसी एक टॉर्च अगर हम लेंगे तो टॉर्च से क्या लाइट निकल रहा है, और वो जो लाइट निकलता है वो क्या बनाता है, एक स्फीयर का पार्ट बनाता है, एक सॉलिड एंगल को क्रिएट करता है। तो वो सॉलिड एंगल में से कितना इंटेंसिटी निकल रहा है उसको मेजर करने के लिए ही तो उसको हम मेजर करेंगे, तभी तो हमारा क्या निकलेगा, ल्यूमिनस निकलेगा। किसकी वजह से, रेडियन की, मतलब स्टेरेडियन की वजह से, सॉलिड एंगल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ल्यूमिनस का, कैंडेला एंड स्टेरेडियन एंड पर वॉट है यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो वॉट होता है वो किसका यूनिट है, पावर का। वॉट इज रिलेटेड विथ पावर, और जो पावर होती है वो क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, यही तो होता है। तो एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी की हमें यूनिट पता चल चुकी क्या है, जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है, जूल को अगर मैं किलोग्राम के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक और सेकंड हमें मिल गया। तो यहाँ से अगर मैं पावर का यूनिट लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये तुम्हारा क्या आ गया, पावर आ गया। ठीक है, तो अब मैं इस पावर को कहाँ रख दूंगा, इस ल्यूमिनस में। तो जो जो ल्यूमिनस आया है वो क्या है, 683 एंड कैंडेला देन स्टेरेडियन देन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो यहाँ पे अब जितने भी टर्म है उनको मैं कन्वर्ट करूँगा कैसे, किलोग्राम में पता है प्लैंक कांस्टेंट से, मीटर पता है हमें स्पीड ऑफ लाइट से, सेकंड पता है हमें कैल्शियम एटम से, एटम की फ्रिक्वेंसी से। ठीक, और स्टेरेडियन हमें पता है ये क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब सब सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद में जो 1 कैंडेला होगा वो तुम्हारी किस वैल्यू के बराबर में हो जाएगा, 683 के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो 1 कैंडेला होगा आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, 683 के बराबर। तो ये क्या हो जाती है, फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है। आई होप कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में समझ में आया होगा। तो यही स्टैंडर्ड लेके हम लोग किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप इसका पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो एट द एंड सम अप करते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में, देन हमने क्या पढ़ा, सेकंड के बारे में। सेकंड कहाँ से आया, कैल्शियम के एटम की फ्रिक्वेंसी को इन्वर्स करके। देन हमने उसके बाद में पढ़ा लेंथ के बारे में, और लेंथ कहाँ से आया आपका, लेंथ आया आपका स्पीड ऑफ लाइट से, जिसमें हमने फिर अगेन हमने कैल्शियम की एटम के यूज़ किया। देन वहाँ से हमने
टाइम निकाला, टाइम को उतने ही 1 सेकंड के टाइम पीरियड में जो स्पीड ऑफ लाइट थी, जितना ट्रेवल किया मीटर में, वही हमारा 1 मीटर बराबर हो गया। उसके बाद में हमने किलोग्राम देखा। किलोग्राम का रिलेशन प्लैंक कांस्टेंट से है। प्लैंक कांस्टेंट के बारे में मैंने अच्छे से बताया कि E = hc/λ, वहाँ पे जो h होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, उसी की फिक्स्ड वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम के बराबर रखते हैं। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, चार्ज पर यूनिट टाइम। एक 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज हमारा है, वही वैल्यू किसकी होती है, हमारे इलेक्ट्रिक करंट की। तो हमें चार्ज की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, उसी वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के बारे में, तो जो कि केल्विन, उसी की यूनिट क्या है, केल्विन। तो वो केल्विन हमारा कहाँ से आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, जैसे kT/Q। वहाँ से हमने K का वैल्यू डेराइव किया, और वही फिक्स्ड वैल्यू जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 केल्विन के बराबर बोलते हैं, और उसी को हम स्टैंडर्डली यूज करते हैं। देन आफ्टर वी केम टू द ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसमें हमने ल्यूमिनियस इंटेंसिटी में हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम किसी भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी 580 × 1012 हर्ट्ज पे रखते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो कितना पावर वहाँ से निकल रहा है, कितना पावर के अंदर हमारी इंटेंसिटी को रिलीज किया जा रहा है। तो जो कि हमारे कितना निकल के आता है, एक पर्टिकुलर एक्यूरेट वैल्यू 683, जिसमें मैंने ड्राइव भी करा कि वॉट को कैसे निकालते हैं, जिसमें मैंने किलोग्राम और मीटर और सेकंड को अच्छे से दिखाया कि कहाँ से ही यूनिट आता है। तो मैंने फुल ट्राई किया है कि आपको कैसे भी करके इन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, इसलिए मैं ये किताब में किसी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि NCERT ने या और भी किताबों को सीधा चार्ट बना देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्राई किया है कि कैसे भी करके मैं इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, एट द एंड तो यहीं पे आज ऐड करते हैं, और आगे हम आएंगे डेराइव्ड यूनिट और मेजरमेंट के थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू अगेन फ्रॉम एक्टिव पाठशाला। थैंक यू वेरी मच।